हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। आज की क्लास में हम लोग फॉरेन कंपनी के बारे में समझने वाले हैं। जितने भी प्रोविजन पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। तो फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले देखिए सेक्शन 2 का सब क्लॉज 42 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 2 का 42 हमें सिर्फ डेफिनेशन देता है कि फॉरेन कंपनी एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया के बाहर जो है एस्टेब्लिश होती है, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। लेकिन उसका जो बिजनेस होता है ना, वो इंडिया में ही चलता है। बनती बाहर है लेकिन बिजनेस जो है इंडिया में चलता है। अब इंडिया में कैसे चलेगा? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है तो किसी एजेंट के थ्रू फ्रेंड्स इंडिया में बिजनेस को रन किया जाता है। और ऑल बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है, जो भी बिजनेस के ऑपरेशनल वर्क होते हैं, वो सभी कहाँ किए जाते हैं? इंडिया के अंदर किए जाते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर फॉरेन कंपनी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आजकल जो है डिजिटल टाइम है, तो आज के टाइम में जो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में बिजनेस अगर रन करना चाहती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो भी लॉ आ रहे हैं सब में ये इलेक्ट्रॉनिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड भी यूज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी आउटसाइड इंडिया अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो इंडिया में अपना बिजनेस रन कर सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। जो एयरलाइन कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं? अपने एजेंट को हायर करती हैं और वो एजेंट क्या करते हैं? ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक करते हैं। तो इस तरीके से जो एयरलाइन कंपनीज है वो भी अपना बिजनेस जो है ऐसे थ्रू एजेंट के जो है रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी काम जो है ईमेल के जरिए, इंटरनेट के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट है, ठीक है, इसमें दे रखा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल इन इंडिया और नॉट, ठीक है, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू। कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए जो भी काम होगा कब आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट का, वो किया जाएगा भले ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वर इंस्टॉल किया हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर दे रखा है बट नॉट लिमिटेड टू, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका बिजनेस यहाँ तक लिमिट नहीं रहेगा। जैसे कि सिर्फ कंज्यूमर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट या इनवाइटिंग डिपॉजिट से रिलेटेड। ये फ्रेंड्स वो बातें बता रहा है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया हुई है और बिजनेस में रन कर रही है तो वो इन सब चीजों तक लिमिट नहीं रहेगी। इसके अलावा भी और भी जो भी कंपनी के काम होते हैं वो सब कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, ट्रांजैक्शनल सर्विस, ये सब किसके जरिए होगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगा। जैसे टेलीकम्युनिकेटिंग, टेलीमेडिसिन, ये जितने भी डाटा कम्युनिकेशन सर्विस हैं, ये सभी काम कहाँ से होंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पर एक इन्होंने फैक्ट दे रखा है कि जो यहाँ पर स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर का जो यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, रेलिवेंट नहीं है, जस्ट वैसे आपको बता रही हूँ नॉलेज के लिए कि थोड़ा बहुत पता होना भी चाहिए। तो यहाँ दे रखा है फ्रेंड्स कि जो स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर है, जिनका नाम दे रखा है यहाँ पर श्री राव इंद्रजीत, ये बताते हैं कि 2018 से 2021 तक कितनी फॉरेन कंपनी बनी है, रजिस्टर हुई है इंडिया के अंदर? 320, यानी 320 फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर हुई है विद इन 2018 से 2021। इसलिए इसको फैक्ट कहा गया। हम कह सकते हैं कि जीके का क्वेश्चन है ये, जो भी आप समझ लीजिए। मुझे लगा बताना रेलिवेंट है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 379 हमें बात करता है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी। अब ये जो फॉरेन कंपनी है इस पे ये वाला एक्ट कैसे अप्लाई होगा? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट सेक्शन 379। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारी चीजें, सारे पर्टिकुलर्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है पेपर में। तो मैं सेक्शन नंबर लिख रही हूँ, उसका कीवर्ड लिख रही हूँ, उसके अंदर क्या है मैं आपको ओरल बता रही हूँ। प्लीज फोकस से सुन लेंगे, सुन भर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो सेक्शन 379 हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेशन एक्ट कैसे होगा? पहली बात ये कह रहा है कि जो भी सेक्शन है 392 एंड 393,
392 एंड 393 जो भी सेक्शन है क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, इन पर भी पहुंचेंगे। तो ये कह रहा है कि 392 एंड 393 जो है वो तो अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनी पे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है नॉट लेस देन 50% है, यानी ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल है नॉट लेस देन 50%, यानी ऐसी कंपनी जिसके पास 50% जो है कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है उसका 50% उसके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, या पार्शली इक्विटी या पार्शली प्रेफरेंस शेयर है, भले ही वो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई हो। अब वो कंपनी भले ही 1 और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट की हो, या वो कंपनी जो है एक से ज्यादा कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट ने इनकॉर्पोरेट की हो इंडिया के अंदर, या फिर एक से ज्यादा सिटीजन ने जो है इंडिया के अंदर जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया हो। तो यहाँ पर कह रहा है वेदर सिंगली या एग्रीगेट ये फॉरेन कंपनी सभी प्रोविजन को अप्लाई करेगी जो भी चैप्टर 22 के अंदर दे रखे हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फ्रेंड्स, अगर मैं आईसीआई मॉड्यूल की बात करूं तो इसके अंदर कुछ लिमिटेड सिलेबस दे रखा है। असल में कंपनी एक्ट बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम सेंट्रिक इसमें सिलेबस कम दे रखा है। तो 392 एंड 393 सेक्शन ये कहता है अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी पर कौन क्या अप्लाई होगा, कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, या इस एक्ट की एप्लीकेशन फॉरेन कंपनी पर कितनी है, तो फ्रेंड्स सेक्शन 392 एंड 393 अप्लाई होगा फॉरेन कंपनी पे, ठीक है। ऐसी कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50% तक है, 50% उसके पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, ये दोनों ही पार्शली है, आधे जो है इक्विटी है, आधे प्रेफरेंस शेयर, ऐसी कंपनी पर ये सेक्शन अप्लाई होंगे। और सेक्शन 379 का 2 ये भी कहता है कि जो भी फॉरेन कंपनी होगी उसको कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 22 के प्रोविजन को जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस सेक्शन में ये दे रखा है कि कैसे इंडिया में बिजनेस को रन किया जाएगा। चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंडिया में बिजनेस को रन किया जाएगा, ये सब फॉरेन कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो मैंने आपको बता दिया 392, 393 एंड चैप्टर 22 जो है अप्लाई होगा किस पे, फॉरेन कंपनी पे। एफसी मींस फॉरेन कंपनी फ्रेंड्स। अब आ जाइए 380 पे। 380 टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड इन रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। कह रहे कि जो भी फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, फॉरेन में बिजनेस रन करेगी इंडिया के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में यानी रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट अपने जो है सबमिट करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट, फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, फाइल करेगी, रजिस्टर कराएगी। अब इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं फ्रेंड। कंपनी भले इंडिया में बनी है, कंपनी भले फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको सारे प्रोटोकॉल सेम फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कहीं भी हमें अमेंडमेंट अल्टरेशन करनी है, मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज में, हमें हर चीज की नोटिस किसको देना होता है, रजिस्ट्रार को देना होता है, विद इन लिमिटेड पीरियड देना होता है, प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस भी हमें भरनी होती है। सेम ही प्रोविजन जो है फॉरेन कंपनी के लिए है, यट मैं आपको थोड़ा सा ओरल समझा देती हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाए कि इसमें क्या गिवन है। तो सेक्शन 380 टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंपनी भी क्या करेगा, रजिस्ट्रार के पास नोटिस देगा, जो भी उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या उसके कंपनी के प्रोटोकॉल्स है, क्या मेमोरेंडम है, सब चीज की देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहा है 380 का सब क्लोज 1, 380 का सब क्लोज 1 यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि हर फॉरेन कंपनी जैसे ही उसकी कंपनी स्टेब्लिश हो जाएगी, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो फिक्स हो जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट कहाँ भेजेगी, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर भी देगी, जिसके अंदर बताएगी कि इसकी कंपनी का मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, डायरेक्टर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, कौन बताएगा, ये सब फॉरेन कंपनी बताएगी।
बताएगी, किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को बताएगी। किसके थ्रू बताएगी, जो डॉक्यूमेंट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसको भेजेगी, रजिस्ट्रार को भेजेगी विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस प्लेस। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स, जो भी रजिस्टर कंपनी है उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर ऑफिस का प्लेस क्या है, वो सब यानी एड्रेस भी देगी। तीसरी बात यहाँ पर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कितने डायरेक्टर है, कितने सीएस अपॉइंट किए गए हैं, वो सब भी देगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर और पर्टिकुलर फ्रेंड्स ध्यान रहे, आज के लेसन में जो हम पढ़ रहे हैं फॉरेन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इसके लिए जो सेक्शन तो ये हम डील कर ही रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर हम एक रूल्स वाले एक्ट को रेफर कर रहे हैं, दैट इज जो उसका नाम है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल 2014। यदि यानी फॉरेन कंपनी को रजिस्टर कराना है तो उसको भी 2014 के उससे रिलेटेड रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी सीएस है, उनकी पूरी डिटेल, नेम क्या है, सरनेम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रीजनेबल रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये सब देंगे फ्रेंड्स। इसमें 13-14 पॉइंट दे रखे हैं, यू कैन रीड वेरी इजिली। इफ एनी डाउट प्लीज डीएम मी ऑन टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं, एग्जाम पास आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो है चेंज होने वाली है क्लासेस में। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, सिलेबस को भी कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका एंगेजमेंट होगा तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अदरवाइज देखिए, जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आगे टीचर को कैसे प्रोसीड करना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड डीएम मी ऑन टेलीग्राम इफ यू हैव एनी डाउट, एनी इश्यू रिलेटेड टू एनी लॉ। ओके, नाउ द नेम एंड एड्रेस ऑफ दी वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मान लो हमने फॉरेन में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, हमने एक एजेंट बना लिया जो हमारा इंडिया के अंदर बिजनेस को रन करेगा। ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर मान लो वो अनेबल हुआ, हम उस तक नहीं पहुंच पाए, तो हम एक और पर्सन का नेम और एड्रेस भी देंगे, जो पर्सन उस कंपनी से रिलेटेड होगा, कंपनी में इंटरेस्टेड होगा, या जो हमें उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा, जो कि इंडिया में रहता होगा। ठीक है, उस बंदे का भी पूरा नाम एड्रेस दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। जब भी आप रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो आप ये भी लिखेंगे कि आपका बिजनेस का ओपनिंग डे कौन सा है बिजनेस ऑफिस का, और क्लोजिंग डे कौन सा है, क्लोजिंग प्लेस कौन सा है सच्ची। साथ साथ यहाँ पर आप डिक्लेरेशन भी देंगे कि कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, वो कभी भी किसी भी केस में कन्विक्टेड नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया है कि जो भी फॉर्म या प्रोसीजर आपको रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगाने के लिए चाहिए, वो आपको यहाँ पर किस अकॉर्डिंग आप फाइल करेंगे, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर पर। देखिए कह रहा है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन रूल 2014 को देखें, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास, वो हम कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंटर के पास, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अब तक जो भी रजिस्ट्रेशन का रोल आ रहा था वो सब सेम रजिस्ट्रार की बात हो रही थी। अब जो फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में होगा, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर होगा कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के पास। और ये सेंटर कहाँ पर है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में है। समझ में आ गई। और यहाँ पर भी अब हम फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म से पहले कौन सा एब्रीविएशन लगेगी, FC1 फॉर्म से जो है आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंटर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है जहां पर भी डॉक्यूमेंट डिलीवर किए जाएंगे, फी फॉर रजिस्ट्रेशन भी लगाई जाएगी, और यहाँ पर उस रजिस्ट्रार के पास किए जाएंगे फ्रेंड्स जिसके पास उस कंपनी के मैटर की जुरिस्डिक्शन होगी। समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को सीज कर दिया जाता है या वो सीज हो जाती है, हैव द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कोई फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में बिजनेस प्लेस है, उसको जो है सीज कर दिया गया है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आप कहाँ दोगे, रजिस्ट्रार को देंगे। यदि आपने नहीं दी तो ये तब तक आपकी ऑब्लिगेशन रहेगी जब तक आप नहीं दे देते, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जैसे ही आपके फॉरेन कंपनी के किसी भी बिजनेस प्लेस को सीज किया जाता है तो फ्रेंड्स आपको उसकी नोटिस, उसकी सूचना
रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। समझ में आ गई। और साथ ही साथ ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर की टर्म्स बताई सभी सेक्शन 380 के सब क्लॉज 2 की बात है। अगर हम बात करें 380 का सब क्लॉज 3 विच इज टॉकिंग अबाउट कि फॉर्म प्रोसीजर एंड टाइम विद इन विच अल्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेटेड टू रजिस्ट्रार। सेम एज पहले की कंपनी की तरह अगर आप भी अपने किसी डॉक्यूमेंट में किसी चीज में रजिस्ट्रेशन में या कोई भी आपका जो है फॉरेन कंपनी का डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर है, मेमोरेंडम है, आप उसमें अल्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएगी अंडर सेक्शन 380 एंड विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्ट्रेशन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी क्या करेगी? अल्ट्रेशन करेगी अपने मेमोरेंडम में, आर्टिकल में या जिसमें भी उसको अल्टर करना है और अल्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देगी नए ऑब्जेक्ट नए क्लॉज को रजिस्टर करने के लिए। और इसके लिए फॉर्म यानी फॉरेन कंपनी 2 फॉर्म नंबर लगेगा अल्ट्रेशन के लिए। समझ में आ गया? एप्लीकेशन के लिए FC1 और FC2 किसके लिए लगेगा? यहाँ पर अल्ट्रेशन के लिए। अब आ जाइए सेक्शन 381 विच इज टॉकिंग अबाउट अकाउंट ऑफ फॉरेन कंपनी। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा जो भी इंडियन कंपनी है उसका जो भी अकाउंट, जो बुक ऑफ अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, तो वो फ्रेंड्स हम लोग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल करंट ईयर से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। लेकिन फॉरेन कंपनी का जो भी अकाउंट मेंटेन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होगा। यानी फॉरेन कंपनी के जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, यानी जनवरी से दिसंबर में किए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो भी इसकी बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, या फिर मान लो कोई भी कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रार को डिलीवर करनी है तो वो कैलेंडर ईयर के दौरान की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनेंशियल जो फॉरेन कंपनी है वो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स मेंशन अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर फ्रेंड्स 2 तरह के रूल मेंशन किए गए थे। एक रूल 2015 के थे, एक रूल 2021 के थे। उसको मद्देनजर रखते हुए फॉरेन कंपनी अपने अकाउंट को जो है यहाँ पर मेंटेन करेगी। ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी लगाए जाएंगे किसके साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। कैलेंडर ईयर में जो भी यहाँ पर कैलेंडर ईयर के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर लेटेस्ट कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी, इसकी कॉपी भी सबमिट की जाएगी बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? यानी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी फॉरेन कंपनी बनाएगी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बनाएगी, जबकि इंडियन कंपनी उसी को जो है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करती है। और यहाँ पर दे रखा है कि अगर रिसेंटली कोई भी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है यहाँ पर बनाया गया है उसकी कॉपी भी कहाँ जो है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा वहां पर अनेक्स्ड उन डॉक्यूमेंट के साथ, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जाने हैं उसके साथ लगाई जाएगी। और यहाँ पर दे रखा है कि एक प्रोविजो दे रखा है। प्रोविजो 1 कहता है सेक्शन 381 का, ये हमें कहता है कि जहां पर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग है या सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया के अंदर, तो उसको तो रिक्वायर्ड है फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि देखो जो भी मान लो कंपनी है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है, बिजनेस कहाँ रन कर रही है? इंडिया में, लेकिन वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है और उसके अंडर सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी भी आ रही है, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया, उसको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई? क्योंकि देखो हो सकता है जो होल्डिंग कंपनी है वो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई हो, लेकिन जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है और एसोसिएट कंपनी है वो इंडिया के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट हुई है। इसलिए उन दोनों के अकाउंट को, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमें इंडिया का यानी फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो फॉरेन कंपनी भी सबका जो अकाउंट मेंटेन करेगी वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही करेगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर सकती है? उसको अलो कर सकती है कि कंपनी अगर
फाइनेंशियल ईयर, देखो फॉरेन कंपनी के लिए रूल है कि वो क्या करेगी, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। लेकिन अगर उसके अंडर सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस फॉरेन कंपनी को भी अलाउ कर सकती है कि आप भी अपनी जो बुक ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर सकते हो, फॉर्म मतलब बना सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रोविजन यहाँ पर दे रखा है कि यदि कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन द डेट कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का मतलब है जब प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट सेशन में नहीं था उस दौरान कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाया था, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। अगर उस ऑर्डिनेंस के दौरान ट्रिब्यूनल में कोई एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है तो वो डिस्पोज की जाएगी किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। किसके अकॉर्डिंग, बाद में जो अमेंडमेंट आई उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गई इतनी बात? आई थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइन नहीं है फ्रेंड्स, बस ये है कि बहुत सारा मसाला इसके अंदर दे रखा है, उसमें से कुछ लाइन जो रेलिवेंट है, जो मीनिंगफुल है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। सब चीज नहीं लिख रही, क्लास लेंदी हो जाती है, क्लास टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स जब तक ये टेक्निकल सब्जेक्ट समझ ना आए तब तक वो बोरिंग ही लगता है। अब आ जाइए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, डायरेक्ट कर सकती है फॉरेन कंपनी को, क्लास ऑफ कंपनी को, जो भी रूल है इंडियन जो है इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग फॉलो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उसको क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है। समझ में आ गई इतनी बात? यहाँ पर और दे रखा है कि हर फॉरेन कंपनी अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास उसके साथ 3 तरह के डॉक्यूमेंट लगाएगी। पहला डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजैक्शन, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रॉफिट से रिलेटेड, तीसरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ऑफ फंड से रिलेटेड। फॉरेन कंपनी ने कहाँ कहाँ फंड को ट्रांसफर किया, कहाँ कहाँ पार्टी ट्रांजैक्शन की और कहाँ उसको प्रॉफिट हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट भी कहाँ लगाए जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास लगाए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास बाय द फॉरेन कंपनी लगाए जाएंगे। और अगर किसी कारण से नहीं लगा पाता है तो रजिस्ट्रार जो क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का उनको अलाउ और कर सकता है कि 6 मंथ के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट को नहीं लगा पाए, अनेक्स नहीं कर पाए, तो आपके पास 3 मंथ्स का और लिमिटेशन पीरियड है, आप इन रूल्स को कंप्लाइन करो। समझ में आ गया? हर फॉरेन कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट पर्टेनिंग टू द इंडियन बिजनेस ऑपरेशन अकाउंटेंट इन इंडिया और फर्म या लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफ द प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन कंपनी के अकाउंट है उसको भी ऑडिट कौन करेगा, सीए करेगा। सीए का मतलब जो सीए इन प्रैक्टिस है वो पर्सन करेगा। जैसे इंडिया में अकाउंट का ऑडिट होता है वैसे ही फॉरेन कंपनी के अकाउंट का ऑडिट भी किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए हमारे पास सेक्शन 382 का। सेक्शन 382 यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है डिस्प्ले करो किस चीज को, नेम को, डिस्प्ले नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है, एड्रेस भी बताओ अपना, और कंपनी लिमिटेड है या नहीं ये भी बताओ। तो सेक्शन 382 जस्ट इतना ही कहता है जो भी फॉरेन कंपनी है जहां भी उसका ऑफिस है उसके बाहर अपनी पूरी कंपनी का नाम लिखे, ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पर लिखे जहां पर लोगों का आना जाना है, लोगों को पता चले कि इस नाम की कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में है या नहीं, और कौन डायरेक्टर है, क्या उसका एड्रेस है, उसका भी नेम वगैरह भी आप पब्लिश करें। साथ ही साथ जो भी कंपनी की बुकलेट बनेंगी, लेटर हेड बनेंगे, जो भी ऐसी ब्लैंक कॉपीज बनेंगी जिसके ऊपर कंपनी की रिसिप्ट मेंटेन की जाएगी, कंपनी की बिल बुक होगी, उन सब भी कंपनी का नाम होगा, कंपनी का एड्रेस होगा, और कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी है या नहीं ये भी मेंशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 382। नाउ 383 यहाँ पर कह रहा है कि सर्विस ऑफ फॉरेन कंपनी। सर्विस ऑफ फॉरेन कंपनी का मतलब है फ्रेंड्स कि एक पर्सन ऐसा भी होना चाहिए या फॉरेन कंपनी के द्वारा ये नोटिस हमें दिया जाना चाहिए रजिस्ट्रार को कि अगर फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कोई भी सर्विस करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस अगर फॉरेन कंपनी को भेजना है तो वो किसको भेजा जाए, ये वाली बात रजिस्ट्रार को पता होनी चाहिए। और बाय पोस्ट भी जा सकता है या जो भी एड्रेस जो है वहां पर डिलीवर किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के पास, रजिस्ट्रार के पास,
वो एड्रेस पे जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी वो नोटिस भेजा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि ये रजिस्ट्रार को सारी डिटेल दे, भाई कोई भी नोटिस आना है, नोटिस आना है, आप इस एड्रेस पर हमारे पास भेज सकते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन 384 टॉकिंग अबाउट कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 जो किसके बारे में बात करता है, इशू ऑफ डिबेंचर की डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है, इस बारे में कौन बात करता है, सेक्शन 71 कहता है कि सेक्शन 71 ये कहता है कि इशू ऑफ डिबेंचर पे अप्लाई होगा मुतातिस मुतांदिस टू ए फॉरेन कंपनी। फ्रेंड्स ये टर्म ना बहुत बार आ रही है, मुतातिस मुतांदिस जो है एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है जहां पर भी ये मेंशन है तो जहां पर जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही किया जाए। जैसे अगर हमें मान लो यहाँ पर हेडिंग दे रखे है डिबेंचर इशू करने हैं, तो जिस फॉर्म में करने हैं, जिस प्रोटोकॉल में करने हैं, उसी प्रोटोकॉल में किए जाने चाहिए। अगर एनुअल रिटर्न आपको मेंटेन करनी है, देखिए 384 के अंदर कह रहा है सेक्शन 71 को फॉलो करो, एक बात तो ये कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है जैसे डिबेंचर इशू करने हैं उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाना चाहिए, जो एनुअल रिटर्न का प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ चार्जेस ऑफ रिटर्न या फिर जो यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट है उसके लिए जो भी पॉलिसी दे रखी है उसको फॉलो करो, और उनकी इंस्पेक्शन दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है कि प्रोविजन ऑफ, देखो जो हमने कहा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर डिबेंचर, एनुअल रिटर्न, चार्जेस, इनकी हमें इंस्पेक्शन करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कह रहा है सेक्शन 71 को फॉलो करो कि डिबेंचर को इशू कैसे करते हैं, पहले उसको फॉलो करो। फिर ये कह रहा है सेक्शन 92 को फॉलो करो। सेक्शन 92 में आपको बता रखा है कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, किस चीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, एनुअल रिटर्न को। कह रहे हैं 92 को फॉलो करो एनुअल रिटर्न के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स 2014, हर कंपनी क्या करेगी, अपनी एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर करेगी विद इन द, यानी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है उससे 60 डेज पहले हर कंपनी क्या करेगी, अपनी जो है एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर करेगी। समझ में आ गई, अपनी एनुअल रिटर्न को तैयार करेगी। साथ ही साथ अगर आपको बुक ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करना है तो आपको सेक्शन 128 को फॉलो करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, बुक ऑफ अकाउंट के लिए। मतलब कह रहा है 384 के अंदर डिबेंचर है, बुक ऑफ अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज है, इन सब से रिलेटेड, जो इन सेक्शन से रिलेटेड, इन पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड जो रिलेटेड सेक्शन है आप उसको रीड आउट कीजिए और यू कैन इंस्पेक्ट एंड यू कैन फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द मैनर मेंशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर 385 में। 385 कहता है फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कह रहा है कि फ्रेंड्स देखो सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले भी बताया कि कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रार के पास जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, कोई हमें अल्ट्रेशन करानी है, तो आपको क्या होता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म के साथ जो एक प्रिस्क्राइब फीस दे रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर, शायद 10 रुपीज पर फॉर्म दे रखी है या जो भी हो सकता है, नॉर्मल नॉमिनल सी फीस होगी। फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। तो फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इस सेक्शन में जस्ट इतना दे रखा है। और अगर हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात करें, 386 में इंटरप्रिटेशन किया गया है। किस वर्ड का इंटरप्रिटेशन, देखिए इसके अंदर बता रखा है सर्टिफाइड कॉपी। क्या होता है सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें कोई कंपनी की अथॉरिटी, किसी ऑफिस की अथॉरिटी हमें हैंडओवर नहीं कर सकती, तो वो उसी जो डॉक्यूमेंट की क्या करती है, एक सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकालकर उसको सर्टिफाइड कर देती है। सर्टिफाइड का मतलब होता है उसके ऊपर अपने साइन कर देगी, उसके ऊपर लिख देगी कि ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसकी भी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स की होती है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है DIR, डायरेक्टर कौन होता है, इतना तो पता चल ही गया होगा यार, 20वीं 21वीं 21st क्लास चल रही है कंपनी लॉ की, डायरेक्टर तो पता चल ही गया होगा कौन होता है। और साथ ही साथ प्लेस ऑफ बिजनेस में भी मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइन है कि समझाने की जरूरत है कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, समझ में आ गया अंडर सेक्शन 386। अब आ जाइए यहाँ पर डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर टू बी कंटेन्ड देयर इन सेक्शन 387 में यहाँ पर प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा है, प्रोस्पेक्टस की डेटिंग की बात कर रहा है। अब फ्रेंड समझिए इसका मतलब क्या होता है। सेक्शन 387 हमें ये कहता है कंपनी कब बनी, किस टाइम पे बनी। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर ये मेंशन नहीं है कि कंपनी कब बनी, कंपनी की डेट, कंपनी का टाइम, अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है तब तक प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया, प्रोस्पेक्टस डेटिंग का मतलब ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होना चाहिए कि कंपनी कब बनी। समझ में आ गया इतनी बात।
कोई भी कंपनी कब बनी वो डेट मेंशन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। जब तक उसके अंदर ये मेंशन नहीं होगा तो प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, किस मैटर पे, यहाँ पे देखिए मैं अगर इससे पढ़ूं, कोई भी पर्सन को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाएगा, सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर कंपनी कब बनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ वो मेंशन नहीं है, कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो मेंशन नहीं है, तब तक उसको जो है प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया जाएगा। अगर आपको प्रोस्पेक्टस को इशू करना है तो सबसे पहले आप उसके अंदर डिफाइन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी बनी कब है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, एक फेयर और वैलिड प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा, जब उसके अंदर मैनर होगा, मेंशन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कब हुआ। दूसरा, कौन कौन सी इनेक्टमेंट, कौन कौन से प्रोविजन जो है इफेक्ट हुए इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से। थर्ड, एड्रेस क्या है, फोर्थ, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो ये सब मेंशन दे रखा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रोविजो दे रखा है, ये कहता है जितने भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से कौन से प्रोविजन पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है, या फिर मान लो कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ऑल द अबव ये अप्लाई नहीं होंगे किस केस में, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके 2 साल बाद अगर प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है। समझ में आ रही है? सुन भर लेना फ्रेंड्स, आंखें बंद करके ईयरपोर्ट लगा के आप इस क्लास को सुन भर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मत सोचना कि बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ। फ्रेंड सेक्शन नंबर आपको बता दिया, उसमें क्या पूछा जा रहा है ये बता दिया। अब हमने इसमें क्या बताना है वो आपको बता रही हूँ। सेक्शन 387 पहले हमें बताता है जब तक प्रोस्पेक्टस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं होगी, प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस मेंशन नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया जाएगा। इफ यू वांट टू इशू योर प्रोस्पेक्टस देन फर्स्ट यू हैव टू मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, बिजनेस, प्लेस ऑफ कंपनी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है कंपनी का, आपको मेंशन करना पड़ेगा, देन यू कैन इशू प्रोस्पेक्टस। लेकिन एक केस में आपको एग्जम्पशन दी जा रही है, एक्सेप्शन दिया गया है कि इन पॉइंट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 2 साल बाद प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है। समझ में आ गई? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 2 साल बाद अगर आप प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे हो तो आपको वहां पर इन सब चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड है। इफ यू आर नॉट मेंशन अंडर दैट की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कब हुआ, डेट अगर आपने मेंशन नहीं की देन इट्स ओके। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 388 के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट। एक्सपर्ट की कंसेंट की रेलिवेंसी दे रखी है और अलॉटमेंट दे रखा है। देखिए 388 के अंदर भाई एक्सपर्ट को इंपॉर्टेंस दे दी गई है, एक्सपर्ट्स की कंसेंट यानी एक्सपर्ट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है कि जब तक एक्सपर्ट अपनी कंसेंट नहीं देगा कि इस प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया जाए तब तक जो है प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया जाएगा। जब भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दी है, कि जितने भी यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन है ऑल आर ट्रू एंड वैलिड है उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी भी पर्सन को यहाँ पर प्रोस्पेक्टस नहीं दिया जाएगा, सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं करने दिया जाएगा जब तक प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट की कंसेंट ना हो। अगर एक्सपर्ट की कंसेंट भी नहीं है या किसी कारण से उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है, ठीक है, या फिर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कंसेंट देने की, या वो अपीयर ही नहीं हुआ कि उसने हियर डजंट अपीयर इन दी प्रोस्पेक्टस, या उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट जो है एक्सपर्ट की तरफ से अपीयर ही नहीं है, तो उस प्रोस्पेक्टस को भी इशू नहीं किया जाएगा। 387 388 दोनों प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या, कब जो है प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट बनेगा, उसके अंदर डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी मेंशन होगा, एक्सपर्ट की कंसेंट मेंशन होगी, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट मेंशन होगी। अब 389 में यहाँ पर दे रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ दे रखा है कि कोई भी पर्सन को सर्कुलेट, इशू, डिस्ट्रीब्यूट प्रोस्पेक्टस नहीं किया जाएगा, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है या नहीं हो गई। कब तक नहीं किया जाएगा, अगर जब तक ए कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर हैविंग अप्रूव ना कर दिया हो, रिजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। देखिए इसके अंदर भी प्रोस्पेक्टस के बारे में बात कर दिया गया है
इसके अंदर बताया डेट होनी चाहिए, इसके अंदर बताया एक्सपर्ट की कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जब तक आप प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं कराएंगे रजिस्ट्रार के पास, तब तक भी वो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंपनी का पूरा जन्म प्रमाण पत्र और कंपनी आगे कैसे जिएगी वो सब भी मेंशन किया होता है उसके अंदर। कंपनी कैसे रन करेगी, कौन कौन उस कंपनी में मेंबर होंगे, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, मीटिंग कितनी होनी चाहिए, सब मेंशन होता है। इसका मतलब उसकी रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत वैलिड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पर्सन पढ़ेगा वो रिलाई कर भी सकता है। तो रिलाई करने का मतलब है कि वो एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, अगर उसके साथ कोई डिफॉल्ट होता है तो वो पर्सन क्लेम कर सकता है। लेकिन तब अगर वो एक रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टस है और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले चेयरपर्सन की तरफ से, जैसे ही प्रोस्पेक्टस का जो है फॉर्मेट बना, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी की तरफ से उस प्रोस्पेक्टस की एक सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी कि ये हमारी कंपनी का जो है प्रोस्पेक्टस है, इसको रजिस्टर किया जाए। और द प्रोस्पेक्टस स्टेट ऑन द फेस ऑफ इट ए कॉपी हैज सो बीन, और प्रोस्पेक्टस के ऊपर सबसे पहले यानी उसके मुख्य मेन पेज पे ये मेंशन होगा कि इस प्रोस्पेक्टस की कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजी गई थी और ये एक रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टस है। दूसरी बात, एंडोर्स्ड और अटैच्ड द कॉपी, अगर एक्सपर्ट ने कोई भी कंसेंट दी है अंडर सेक्शन 388 के अंदर, तो जब हम प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराएंगे वो कॉपी भी उसके साथ लगाई जाएगी, ठीक है। या फिर किसी और पर्सन की जो है यहाँ पर कंसेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी लगाई जाएगी। अगर मान लो कोई अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसको हमने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, किसको एमडी बनाया, उसकी कॉपी भी लगाई जाएगी। कोई भी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी भी लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी, जब प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास भेजा जाएगा। और एक कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी भी लगाई जाएगी, ड्यूली साइन होगा डायरेक्टर या एजेंट के थ्रू। समझ में आ गई। अब है यहाँ पर ऑफर ऑफ इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है 390 के अंदर। मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, इस पे अपनी एक बहुत सारी क्लास है फ्रेंड्स, इस पे मेरे ख्याल से 5-10 मिनट की क्लास है। तो इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट का मतलब जो यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ए डिपोजिटरी रिसिप्ट जो क्रिएट किया गया है बाय द डोमेस्टिक डिपोजिटरी इन इंडिया में, ऑथराइज्ड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपोजिटरी रिसिप्ट। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, इंडिया की कंपनी होती है, ठीक है, वहां पे उसके इंडिया के तो शेयर होल्डर होते ही हैं। वो चाहती है कि बाहर की कंपनी भी, बाहर के जो लोग हैं यानी बाहर के इन्वेस्टर भी उनकी कंपनी में पैसा लगाएं, बाहर के लोग भी उनकी कंपनी में पैसा लगाएं। लेकिन क्या होता है, बाहर के लोग जो है डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते, सिक्योरिटी नहीं खरीदते, वो क्या खरीदते हैं, डिपोजिटरी रिसिप्ट खरीदते हैं, जिसको हम शेयर या सिक्योरिटी या डिबेंचर बोल रहे हैं। फॉरेन के लोग उसको जो है डिपोजिटरी रिसिप्ट खरीदते हैं। तो इंडियन कंपनी क्या करती है, जो बाहर फॉरेन में जो इंडियन डिपोजिटरी जो यहाँ पर एक जो कंपनी होती है उसको क्या कहती है कि वो हमारे शेयर के बदले हमारी इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट बना दे, हमारे शेयर को कन्वर्ट कर दे डिपोजिटरी रिसिप्ट में, ताकि जब वहां के लोग इंडिया की कंपनी के जो शेयर है डिपोजिटरी रिसिप्ट के रूप में खरीदे तो उसमें जो है इंडिया को भी फायदा हो। तो लेकिन अब ये इसका ऑफर कैसे होगा, ये इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट को कैसे मार्केट में लाया जाएगा, इसका ऑफर कैसे किया जाएगा, ये रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर इशू, आईडीआर से रिलेटेड, आईडीआर मतलब इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रोस्पेक्टस में क्या डिस्क्लोज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, किस मैनर में करना है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इसमें हमारी 5-10 मिनट्स की क्लास है फ्रेंड, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं भी आया तो मैं यहीं पर हूँ, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल, हर उस एस्पिरेंट के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने सिलेक्शन से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर सीरियस है उसके लिए, क्योंकि मेरी क्लासेस फ्री है बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म नॉट फॉर एनी पब्लिसिटी, मैं किसी भी पब्लिसिटी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ फ्रेंड, मैं खुद पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ और मैं जो है हेल्प करना चाहती हूँ स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रगल मैंने फेस किया है, जस्ट इतना ही, मेरा कोई यहाँ पर स्वार्थ नहीं है। प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर एवरी लॉ, हर लॉ की क्लास के लिए, हर लॉ की फ्री क्लास के लिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 391 विच इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 36 एंड
एंड चैप्टर 20। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे बताया कंपनी लॉ जो 1956 का था ना, उसमें बहुत सारा सिलेबस था। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आई, जैसे कि अब हम 2013 का पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो चैप्टर 20 के अंदर जो सेक्शन 34 से 36 तक है ना फ्रेंड, यहाँ पे दे रखा है कि ये सभी अप्लाई होंगे। अब 34 से 36 में दे क्या रखा है, उसमें प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड प्रोविजन दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी फॉरेन कंपनी बनेगी, भले ही वो इनकॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेस तो कहाँ कर रही है, इंडिया में, कोई इनकॉर्पोरेट हो गया आउटसाइड इंडिया में, लेकिन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड उस पर भी वही प्रोविजन जो है फॉलो की अप्लाई होंगे जो सेक्शन 34 एंड 36 में दे रखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इशू ऑफ आईडीआर बाय फॉरेन कंपनी सेक्शन 34 यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लो प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट हुई तो सेक्शन 34 के तहत उस पर्सन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो यहाँ पर 35 में अगर कोई सिविल लाइबिलिटी बनती है तो 35 सेक्शन के तहत उसको पेनलाइज किया जाएगा। और अगर मान लो कोई फ्रॉडुलेंटली आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है, फॉरेन कंपनी के संदर्भ में कहा जा रहा है, जब आईडीआर को इशू किया जाएगा तो सेक्शन 36 के अंदर आपको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। और सेक्शन 392 यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है, देखिए 391 हो गया, 391 और 392 लास्ट यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है, अगर कोई भी पर्सन फॉरेन कंपनी बना रहा है, जो उसको तरीके बताए हैं, जो मैनर बताए हैं उसको फॉलो नहीं करा, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड जो रूल 2014 है उसका जो है उस मैनर में जो है अप्लाई नहीं कर रहा, एप्लीकेशन नहीं कर रहा सारे प्रोविजन की, तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि आप एक लीगल काम कर रहे हैं। लीगल काम को करने के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपकी लायबिलिटी बनती है। वो लायबिलिटी क्या होगी वो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेंट करती है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391 का, क्योंकि 391 में सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें कैसे कैसे फॉरेन कंपनी के संदर्भ में जो है काम करना है। अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो कंपनी को यहाँ पर 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की पेनल्टी दी जाएगी। 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की पेनल्टी बनती है फॉरेन कंपनी की अगर कॉन्ट्रावेंट करती है सेक्शन 391 का और चैप्टर 22 का। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर दे रखी है कि अगर फॉरेन कंपनी पे पेनल्टी लगा दी फिर भी लगातार करी जा रही है, ठीक है, तो यानी कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रही है। कंटिन्यू डिफॉल्ट के केस में फ्रेंड्स 50,000 रुपीज पर डे आफ्टर ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। जैसे ही कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू चल रहा है 50,000 पर डे पेनल्टी लगेगी। समझ गए फ्रेंड्स कितनी ज्यादा पेनल्टी होगी है। ठीक है। इंडिया में तो अब तक हमने पढ़ा था 100 रुपए पर डे, 1000 रुपीज पर डे, लेकिन फॉरेन में अगर आपने कॉन्ट्रावेंट किया तो 50,000 पर डे के हिसाब से आप पे पेनल्टी लगेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लासेस समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई तो किसी भी नए टीचर को समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो सीरियस है अपनी सिलेक्शन से रिलेटेड। पर फ्रेंड्स आई अश्योर यू, लॉ की क्लासेस में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लॉ की क्लासेस में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, सुझाव दीजिए, मिस्टेक दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप कोई भी मैसेज कीजिए, हमेशा आपका वेलकम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं आईओएस या फिर लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसके करने। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक रह रहे हैं, उनमें से पहले कौन से टॉपिक को लिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।